हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आशिक यूपीएससी में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध और मराठा युद्ध। ये सभी आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के मध्य कितने युद्ध हुए थे और क्या क्या कारण थे, क्या परिणाम निकले। इन सभी को आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, सभी चीज़ों का। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, लुई 14वें फ्रांसीसी के उस समय राजा हुआ करते थे, लुई 14वें। और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है। किसके समय में? लुई 14वें के समय में। और भारत में उस कंपनी की सबसे पहले कंपनी कहाँ स्थापित होती है? तो यहाँ पर टाइम लिखा है 1668 में सूरत में होती है और 1669 में मसूलीपट्टनम होती है। 1 साल के अंतराल पर हुआ है, जिसे आप याद करने में आसानी रखेंगे। और 1673 में पांडिचेरी में हुआ और 1674 में चंद्रनगर में हुआ था। ठीक है। और ये छोटी सी जानकारी एक और है कि डेनमार्क जो कंपनी है, डेनमार्क उनकी जो कंपनी थी 1616 में भारत में उनकी पहली फैक्ट्री बैठी थी। कहाँ पर? तंजौर में। और स्वीडिश की ये सबसे बाद में आए थे 1731 में। ठीक है। और इन्होंने चीन के साथ व्यापार किया था। तो ये आपको याद हो गया होगा कि 1668 में सूरत में उनकी पहली कोठी बनी थी। किसकी? फ्रांसीसियों की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या क्या समय थे कि ब्रिटिशों के बीच क्या क्या कारण से युद्ध हुआ, संधि क्या हुई और विशेष बातें इसमें क्या थी। ये सब टॉपिक है, आप इस पर मत दिएगा, मैं इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ब्रिटिशों ने ये फ्रांसीसियों के युद्ध के पहले पुर्तगालियों को और डचों को भारत से हरा करके भेज दिया था। वो अपने देश चले गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद इनका सामना होता है फ्रांसीसियों के साथ। किसका? ब्रिटिशों के साथ। और इनके बीच जो संघर्ष होता है उसको हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक युद्ध, इनके बीच 3 युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक। ये 2 वर्ष तक चला था। और इसके कारण क्या था? तो इसका 2 कारण था, एक प्रत्यक्ष कारण और एक अप्रत्यक्ष कारण में बांटेंगे। तो ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का लेकर के युद्ध हुआ था। और यूँ कहें तो कुछ अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। इस कारण से भी फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में युद्ध हुआ। तो सेंट थॉम का युद्ध 1748 में होता है। और तो यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये भारत का नक्शा है और ये है कर्नाटक। जो पांडिचेरी और मद्रास जो उस समय था फ्रांसीसियों के और ब्रिटिशों के समय में, वो कर्नाटक के क्षेत्र में आता था। और जो वहाँ के नवाब थे कर्नाटक के, उनका नाम था अनवरुद्दीन। कर्नाटक के नवाब कौन थे उस समय? अनवरुद्दीन थे। और डुप्ले जो थे फ्रांसीसी गवर्नर उस समय कौन थे? डुप्ले। और अंग्रेजी गवर्नर थे मोर्स। तो डुप्ले ने अनवरुद्दीन से कहा कि उस समय तो उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था यूरोप में, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच में। ठीक है। तो उसका भी प्रसार भारत में होता है। तो जो डुप्ले था, फ्रांसीसी गवर्नर, और मोर्स ब्रिटिश गवर्नर, इसने मोर्स से कहा था कि यूरोप में युद्ध हो रहा है तो तुम होने दो, लेकिन हम भारत में युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है। और इसने अनवरुद्दीन से भी कह दिया था कि आप अपने क्षेत्र में, अर्थात यहाँ कर्नाटक के वाले एरिया में युद्ध न होने दीजिएगा। लेकिन ये बड़ा चालाक निकला। इसने यहाँ के जो मालदीव के, मॉरिशस के जो गवर्नर थे, यहाँ मॉरिशस, मालदीव नहीं, सॉरी, मॉरिशस के जो गवर्नर थे उनका नाम था, कि जो गवर्नर थे लावर्नेदो। इनकी सहायता से जो डुप्ले था, डुप्ले ने लावर्नेदो की सहायता से क्या किया कि यहाँ पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके मद्रास को जीत लिया। लेकिन इसने, जब अनवरुद्दीन ने डुप्ले से कहा कि तुमने तो कहा था कि हम युद्ध नहीं करेंगे और ना ही युद्ध करने की इजाज़त देंगे, लेकिन तुमने तो खुद ही युद्ध कर दिया। लेकिन ये क्या बोलता है डुप्ले अनवरुद्दीन को कि ये क्षेत्र मैंने अपने लिए नहीं जीता है,
ये मद्रास ये अपने लिए नहीं जीता है बल्कि आपके लिए जीता है। ये अनवरुद्दीन को बोलता है कि मैंने अपने लिए नहीं जीता है, ये आपके लिए जीता है। लेकिन ये बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था, इसने बोल तो दिया कि मैंने तुम्हारे लिए जीता है, लेकिन इसको देता नहीं है मद्रास। तो जब इसको बात ये पता चलती है कि इसने जीता था और मुझे नहीं दिया, तो ये फिर से इसको हराने के लिए अपने बेटे को भेजता है, जिसका नाम था महफूज खान। महफूज खान को ये भेजता है। अनवरुद्दीन और डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में सेंट थॉम का युद्ध होता है। इसका बेटा जो था महफूज का 1748 में। और सेंट थॉम का जब युद्ध हुआ था, तो सेंट थॉम के युद्ध में ये लावर्देनो और डुप्ले ने मिल करके मद्रास पर अधिकार कर लिया था। कौन कौन? लावर्देनो और डुप्ले, इन सब ने मिल करके इस पर अधिकार कर लिया और इसको देने की बात कही, लेकिन दिया नहीं था। फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, महफूज खां इसका बेटा के साथ और ये डुप्ले के साथ। इसमें जीत डुप्ले जाता है, जीत जाता है, और उसके महफूज खां जो था, महफूज खां, वो हार जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके परिणाम क्या निकले, किस तरह से संधि हुई और ये युद्ध का विराम हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो ये संधि होती है एक्स-ला-शापेल, जो 1748 में हुई थी। 1748 में किसकी संधि हुई थी? एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी। कहाँ पर? जो यूरोप में युद्ध चल रहा था उत्तराधिकार को लेकर के, तो वहाँ पर क्या होती है? एक्स-ला-शापेल की संधि होती है और उसी संधि के तहत ये युद्ध विराम हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि आपको संधि नहीं याद हो पा रही है कि किस सन में कौन सी संधि हुई थी, तो आप किसका अंतिम वर्ष याद रखेंगे कि इसका अंतिम वर्ष क्या था। तो 46 से 48 में हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि जब 48 में संधि होगी तभी तो युद्ध विराम होगा। तो 48 में संधि हो गई और युद्ध विराम हो गया। इसमें विशेष बात ये थी कि उस समय गवर्नर कौन था फ्रांसीसी का? तो वो था डुप्ले, और अंग्रेजी गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नर वो था उस समय मोर्स। और इसमें परिणाम कुछ नहीं निकला, ना ही कोई हारा न और ना ही कोई जीता। लेकिन इससे क्या हुआ कि इससे भारतीय जो शासक थे उनकी शक्ति का अंदाज़ा लग गया कि वो कितने कमज़ोर हैं और किस तरह उनकी युद्ध की रणनीति है, ये सब उनको पता चल गया। इस युद्ध में कोई नहीं हारा था। उन्होंने इस संधि के तहत एक दूसरे के क्षेत्र वापस कर दिए। और इस युद्ध में एक बात और पता चली कि जिसके पास जल सेना अर्थात नौसेना जो है, जो समुद्र में बेड़े के साथ युद्ध करती है, जिसके पास अच्छी सेना होगी वही भारत पर शासन करेगा। और ये बात कब पता चली कि जब ये कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में ये बात पता चली। क्या क्या बात पता चली? कि भारतीय शासकों के बारे में, उनकी युद्ध की रणनीति, उनकी कमजोरी के बारे में पता चला। उनके जो नौसेना थी उनके बारे में पता चला कि उनके पास नौसेना थी ही नहीं। और अंत में जो मद्रास जीता था डुप्ले ने, वो किसको मिल गया? अंग्रेज़ों को। किस संधि के तहत? एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत। और फिर से फ्रांसीसियों को अंग्रेज़ों ने अमेरिका में लक्समबर्ग एक जगह है, उसको किसने दे दिया? ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को दे दिया। तो इन्होंने एक दूसरे के जो क्षेत्र जीते थे उनको वापस कर दिया और इस तरह से इस पहले युद्ध का समापन हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 तक, 2 वर्ष तक चला था। कारण था कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था। और 1748 में एक्स-ला-शापेल की संधि होती है और इस संधि के तहत इस युद्ध का विराम हो जाता है। और विशेष तथ्य ये थी कि दोनों के एक दूसरे के विदित क्षेत्र वापस कर देते हैं और भारतीय जो शासक थे उनकी शक्ति का अंदाज़ा लगता है। और ये भी बात सामने आती है कि जिसके पास नौसेना अधिक होगी, अच्छी होगी, वही भारत पर शासन कर पाएगा। बढ़ते हैं अपने द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, उसके क्या कारण थे, संधि क्या हुई, क्या विशेष तथ्य निकले, क्या परिणाम थे, ये सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेके 1754 तक और कई जगह पर किताबों में कई जगह दिया है 50 से 55 दिया है कई जगह पर। तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग टाइम दिया रहेगा।
तो इसमें कारण क्या था? इसके उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में। तो इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध के जो कारण थे वो भारत में ही उत्पन्न हुआ था। और पहला जो ये कर्नाटक युद्ध था, इसमें तो यूरोपीय का योगदान था कि विदेशों में यूरोप में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था, लेकिन इसका जो था वो भारत में ही इसका कारण उत्पन्न हुआ। ये कारण ये था कि उस समय हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था। हैदराबाद के संस्थापक कहे जाते हैं निजामुल मुल्क, उनकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। और उनकी 1748 में मृत्यु के बाद उनके बेटे जो थे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, वो दोनों आपस में हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध करने लगते हैं। और यही बात यहाँ कर्नाटक क्षेत्र में भी आ जाती है कि उस समय जो अनवरुद्दीन थे और नवाब दोस्त अली के जो दामाद थे चांदा साहिब, नवाब दोस्त अली के दामाद चांदा साहिब और अनवरुद्दीन के बीच में कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हो जाता है। और इसी समय फ्रांसीसी और ब्रिटिशों ने मिलकर इनका साथ दिया। तो इन्होंने साथ दिया तो उस साथ को हम कह सकते हैं कि उन्होंने आग में घी डालने का काम किया। उनकी सहायता ने आपस में लड़ने में इनको और भी मजबूत बना दिया कि चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग का साथ किसने दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिससे कि आपको आसानी रहेगी। तो इन क्षेत्रों में हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में युद्ध हो रहा था। कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहिब के बीच युद्ध हो रहा था उत्तराधिकार को लेकर के। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग का साथ किसने दिया, इस बारे में देखते हैं। तो मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांसीसियों ने, और यहाँ पे चांदा साहिब का फ्रांसीसियों ने समर्थन दिया। यहाँ पे नासिर जंग और अनवरुद्दीन इन दोनों का साथ दिया ब्रिटिशर्सों ने, ठीक है। और मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब का साथ दिया फ्रांसीसियों ने, और इन्होंने मिल करके इस द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आग में घी डालने का काम किया, जिससे कि इन्हें शक्ति मिली और एक दूसरे के प्रति और भी शक्तिशाली हो करके युद्ध करने लगे। देखिए, मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब ये फ्रांसीसियों के साथ मिले हुए थे, और फ्रांसीसी का गवर्नर उस समय था डुप्ले, ठीक है। तो इन तीनों ने मिल करके यहाँ अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया था। कब? 1749 में डुप्ले, चांदा साहिब और मुजफ्फर जंग ने मिल करके अनवरुद्दीन पर आक्रमण किया, और 1749 में हुआ था अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1749 में, ठीक है। और ये अनवरुद्दीन यहाँ पे हार जाता है और इसको मार देते हैं, युद्ध में ही इसको मार देते हैं अनवरुद्दीन को। और यहाँ से इसका जो बेटा था मोहम्मद अली, वो भाग जाता है, अपने पिता को छोड़ करके वो भाग जाता है मोहम्मद अली। और इस पर किसका अधिकार हो जाता है? चांदा साहिब का। किस पर? कर्नाटक पर। अब कर्नाटक पर अधिकार हो गया चांदा साहिब का, क्योंकि अनवरुद्दीन तो मारा जा चुका है। किस युद्ध में? अंबर के युद्ध में, जो 1749 में हुआ था, और चांदा साहिब का इस पर अधिकार हो जाता है। अब बचता है हैदराबाद। हैदराबाद भी मुजफ्फर जंग का साथ किसने दिया था? फ्रांसीसियों ने दिया था। जब ये कर्नाटक का क्षेत्र चांदा साहिब को मिल जाता है तो चांदा साहिब प्रसन्न होकर के पौंडीचेरी का जो क्षेत्र है वो फ्रांसीसियों को दे देते हैं। किसको? फ्रांसीसियों को। कौन? चांदा साहिब। किस खुशी में? कि कर्नाटक को इन्होंने जीतने में मदद की, फ्रांसीसियों ने जीतने में कर्नाटक चांदा साहिब की मदद की, और चांदा साहिब खुश होकर के पौंडीचेरी दे देते हैं। किसको? फ्रांसीसियों को। अब बचता है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध हुआ था, तो नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को युद्ध में हरा करके बंदी बना लिया था। क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। और बंदी बना करके जब ये बात डुप्ले को पता चली कि जिसका साथ मुजफ्फर जंग का साथ किसने दिया था? डुप्ले ने। तो इसका साथ देने के बाद भी ये हार गया, तो डुप्ले ने क्या किया कि ना इसके जो राज सिंहासन होता है, मतलब
मतलब इसके जिस दिन राजा बनने वाला था तो डुप्ले ने कूटनीतिज्ञता से क्या किया कि नासिर जंग के जो मंत्री थे उनको लालच दिया। नासिर जंग के जो मंत्री थे उनको क्या दिया, लालच दिया, और लालच दे करके उनके मंत्रियों को इसकी नसीर जंग की हत्या करवा दी। नसीर जंग की हत्या करवा देता है कौन, डुप्ले। और फिर उसका कौन बनता है, और इसकी हत्या के बाद मुजफ्फर जंग ये नवाब घोषित होता है। लेकिन ये नवाब बनने से पहले ही इसकी भी हत्या हो जाती है, ठीक है। और इसकी जगह पर इसका छोटा भाई था जिसका नाम था सलावत जंग। और मुजफ्फर जंग की हत्या हो जाती है। पहले तो नासिर जंग की हत्या डुप्ले करवा देता है, ठीक है। फिर और इसकी भी हत्या हो जाती है मुजफ्फर जंग की। जब ये सिंहासन पर बैठने वाला होता है तो इसका छोटा एक भाई था जिसका नाम था सलावत जंग। फिर इसके जगह पर सलावत जंग राज सिंहासन पर बैठता है। और लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि डुप्ले को फ्रांस में फिर से वापस बुला लिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी भूल साबित होती है। क्योंकि यदि भारत में डुप्ले अगर होता तो ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशों का शासन भारत में नहीं होता, और हो सकता है कि कोई और शासन करता, लेकिन ब्रिटिश कभी नहीं कर पाते। डुप्ले इतना कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिक था, मतलब एक तरह से वो एक कुशल अधिकारी था। तो इस तरह से हैदराबाद में किसका स्थापित हो गया, कौन नवाब बन गया, सलावत जंग। और कर्नाटक में चांदा साहिब और हैदराबाद में सलावत जंग। बनना तो मुजफ्फर जंग को था, लेकिन इसकी हत्या हो जाती है। तो देखते हैं कि इसके युद्ध किस तरह से विराम हुआ। तो इस संधि हुई थी, पांडिचेरी की संधि होती है। किसके किसके बीच, अंग्रेज़ों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, मतलब ब्रिटिशों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच 1755 में ये संधि होती है, पांडिचेरी की संधि। और इसी संधि के साथ ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसमें भी दोनों शक्ति किसी भारतीय राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये इसमें दोनों एक शर्तें थी कि अब कोई भी, मतलब इसमें तो यही हुआ था ना कि हैदराबाद और कर्नाटक के जो नवाब थे उनका साथ दिया गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के द्वारा। लेकिन अब ये कहा गया, शर्त रखी गई कि ब्रिटिश ना ही किसी का साथ देंगे और ना ही फ्रांसीसी भारतीय में किसी का साथ देंगे। तो ये शर्त रखी गई कि कोई भी किसी का साथ नहीं देगा, और एक दूसरे के विजित प्रतीत इस युद्ध में भी वापस कर दिए गए कि मैंने जो तुम्हारा जीता है वो तुम ले लो, और तुम्हारा जो क्षेत्र मैंने जीता है वो तुम्हारा मैं ले लेता हूँ। और मतलब एक दूसरे के विजित क्षेत्र वापस कर दिए। तीसरा, अब देखते हैं कि तीसरा कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, क्या परिणाम निकले। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच होता है, और ये 7 वर्षों तक चलता है। कौन, तीसरा कर्नाटक युद्ध। और इसका कारण जो था वो था सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। तो इस तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण ये था कि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में, पर्शिया को लेकर। यूरोप में सिलेसिया नामक एक जगह है, उस क्षेत्र को लेकर के ऑस्ट्रिया और पर्शिया नामक दो देशों के बीच युद्ध चल रहा था। और फ्रांस और ब्रिटेन ने किसका किसका साथ दिया था, तो फ्रांस ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया था और पर्शिया का साथ ब्रिटेन ने दिया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि पर्शिया और सिलेसिया दोनों हट जाते हैं, और दोनों वहाँ पर फ्रांसीसी और ब्रिटिश फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। तो इस तरह ये युद्ध 7 वर्षों तक चलता है, जिसे हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। 1756 में शुरू हुआ और 63 में समाप्त हुआ। और यहाँ पर कर्नाटक युद्ध भी 1756 में शुरू हुआ, 63 में समाप्त हुआ। 7 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, और पेरिस की संधि के तहत ये युद्ध समाप्त हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध, जो 1760 में हुआ था। इसमें क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का पूरी तरह से पतन हो गया। अब वो भारत में विस्तार नहीं कर पाए, और उनकी स्थिति जो थी एकदम ख़राब हो चुकी थी। और उस समय दूसरे ही युद्ध में, कर्नाटक के दूसरे ही युद्ध में वो डुप्ले को फ्रांसीसियों ने बुलवा लिया था
और उसके जगह पर गोडेहू नामक गवर्नर को भारत में भेजा था फ्रांसीसी को गवर्नर बना करके। और जो सप्तवर्षीय युद्ध था, इस युद्ध में को लेकर के सहयोग हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन में, और इसका ही प्रसार विस्तार भारत में भी हुआ था। काउंट डी लाली उस समय तीसरे कर्नाटक युद्ध के समय में फ्रांस का गवर्नर था और अंग्रेज गवर्नर था आयरकुट। ये याद रखेंगे क्योंकि हर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो काउंट डी लाली, और अंग्रेज गवर्नर कौन था, आयरकुट। तो काउंट डी लाली को अंग्रेजों के विस्तार को रोकने हेतु भारत एक विशाल सेना के साथ भेजा गया था। तब तक अंग्रेज बंगाल में अपने आधिपत्य स्थापित कर चुके थे और 1757 में क्लाइव ने वाटसन की सहायता से फ्रांसीसियों की बस्ती जो चंद्रनगर थी उस पर अधिकार कर लिया था। किसने? क्लाइव ने। कब? 1757 में। और वो एक दूसरे के किले के ऊपर घेरा डालते थे, लेकिन उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था। वहाँ पर घेरा डालते थे, कुछ दिन रुकते थे और फिर से खाली हाथ वापस आना पड़ता था। और जो काउंट डी लाली था उसने हैदराबाद से बुस्सी को भी वापस बुला लिया, जो एक बहुत बड़ी गलती उसकी साबित हुई। और 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ और इस वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह पराजय होती है और भारत से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन अब वे कभी उदय नहीं हो पाते हैं और एक छोटे से क्षेत्र में ही वो सिमट कर रह जाते हैं। अब देखते हैं इसके परिणाम क्या निकले। तो 1763 में पेरिस की संधि होती है। कहाँ? यूरोप में होती है पेरिस की संधि। और यदि बात करें कि पेरिस क्या है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। 1763 में हुई थी और अंग्रेजों ने चंद्रनगर के अतिरिक्त अन्य जो नगर थे फ्रांसीसियों के उसको वापस कर दिया। अंग्रेजों ने जितने भी क्षेत्र जीते थे फ्रांसीसियों को उसने वापस कर दिया था और इस तरह से ये तीसरा कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो हमने देख लिया पूरा तीनों कर्नाटक युद्ध। और एक बार रिवीजन आइए कर लेते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 2 वर्ष तक चला था। कारण था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध चल रहा था और फ्रांसीसी जहाज़ों पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। और इसमें युद्ध समाप्ति कैसी होती है, तो एक्स-ला-शापेल की संधि से 1748 में। और इसमें डुप्ले जो था वो लाबोर्डेनो की सहायता से, जो मॉरिशस के गवर्नर थे, उनकी सहायता से सेंट थॉम का युद्ध में मद्रास को जीत लिया और अनवरुद्दीन को नहीं दिया, जिसके वजह से फिर से उनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में वो महफूज का उसका बेटा हार जाता है। और इस तरह से इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध में भारतीय शासकों के शक्ति के बारे में पता चलता है और इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54 तक हुआ था। कई जगह पर 50-51 भी लिखा है। और इसमें हुआ था कि हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर के उत्तराधिकार के संबंध में युद्ध चल रहा था कि कौन राजा बनेगा हैदराबाद का और कर्नाटक का। और उसमें ये आपने देखा ही कि मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब का फ्रांसीसियों ने साथ दिया था और चांदा साहिब ये अनवरुद्दीन को 1749 में अंबर के युद्ध में हरा करके मार दिया था और कर्नाटक पे चांदा साहिब का अधिकार हो गया था। चांदा साहिब ने पांडिचेरी खुश होकर के फ्रांसीसियों को दे दिया। नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को बंदी बना लिया था और डुप्ले ने क्या किया कि नासिर जंग के जो मंत्री थे उनको लालच में दे करके नासिर जंग की हत्या करवा दी। और बाद में क्या होता है, मुजफ्फर जंग नवाब बनने वाला ही होता है कि उसकी भी हत्या हो जाती है और उसका छोटा भाई उसके जगह पर सलावत जंग ये नवाब बन जाता है। किसकी सहायता से? डुप्ले की सहायता से। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है 1755 की पांडिचेरी की संधि से। और अब आते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच में युद्ध हुआ था। 7 वर्ष तक चला था और इसका कारण था कि सप्तवर्षीय युद्ध जो यूरोप में चल रहा था। और इस युद्ध का समापन कैसे होता है? तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से, जो 1763 में हुई थी। और जो 1760 में भारत में वांडीवास का युद्ध होता है, इसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं और इसके बाद वे कभी उदय नहीं हो पाते हैं, कभी उनका राज्य विस्तार नहीं कर पाता है। और याद रखेंगे कि उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो आयरकुट, और फ्रांस में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? काउंट डी लाली। और इन दोनों युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, लेकिन ये दूसरे युद्ध में बुला लिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो
लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।